नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा चुका है। तो उसमें जो आपका पेपर दिया गया है, यानी आपका पेपर का आयोजन केवल एक ही पारी में किया गया है। तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपके 160 जो भी क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर अवश्य करें। तो आपका जो सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स, वो सटीक आंसर की के माध्यम से किया जाएगा। यानी इसमें 160 क्वेश्चन आपके जो हैं उनका ऑथेंटिक आंसर की के माध्यम से सॉल्यूशन किया जाएगा। यानी इसमें एक भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो अपना पेपर मैच करें। तो आपका जो पेपर दिया गया है उसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थान की देशी नस्ल है? कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देशी नस्ल है? ऑप्शन ओंगोल, दियोनी, कृष्णा वैली और राठी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, आपको आंसर किसी मतलब है, डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राठी। यानी राजस्थान की पशु नस्ल, राजस्थान की देशी नस्ल है वो राठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी अपना पेपर मैच कर रहे हैं वो टिक करते जाएं। जो भी क्वेश्चन आपका आया है उसी के अकॉर्डिंग टिक करें आप। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का, यानी नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी? 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रथम। यानी राजस्थान की जो रैंकिंग थी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में फर्स्ट थी। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? तो जैसा कि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रबी और खरीफ के बारे में आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे रबी की फसल आपकी हो जाएगी गेहूं, ठीक है। और बाकी क्या आपकी बी, सी और डी ऑप्शन है वो खरीफ की फसलें हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें बात करें डायरेक्ट राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का एरिया है, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम या टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? ठीक है। तो जो राज्य सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है कृत्रिम रेशम के रिगार्डिंग, वो चलाई जा रही है ऑप्शन नंबर डी में, यानी बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर में। कहाँ पे चलाई जा रही है? बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर में कृत्रिम रेशम टसर के का विकास करने हेतु स्कीम बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर जिलों में चलाई जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से जानी जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और जिन्होंने अच्छी तैयारी की है तो सभी ने ये क्वेश्चन राइट किया होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमरूद, इसमें राइट हो जाएगा। यानी ओडी ओपी के अंतर्गत सवाई माधोपुर का जो मुख्य उत्पाद है वो अमरूद है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 9 नंबर की, तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसडीपी में 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? ऑप्शन इसमें आपका सेवा क्षेत्र है, फिर आपका उद्योग है, खनन है और कृषि क्षेत्र है। तो राइट होगा इसमें आपका सर्विस सेक्टर। कौन सा हो जाएगा? यानी सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी सूची फर्स्ट में दिए गए स्थान पार्क का मिलान सूची सेकंड में दिए गए शहर के साथ करना है। तो अब इसको देखते हैं।
यानी काजरी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो काजरी आपका कहाँ पे है? जोधपुर में। फ्रेंड्स कहाँ पे है? जोधपुर में है। और फिर बात करें फोसिल पार्क की, तो फोसिल पार्क आपका कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो अब इसमें अगर किसी कैंडिडेट को दो ऑप्शन भी आ रहे हैं तो वो आसानी से अपना राइट आंसर टिक कर सकता है। काजरी के बारे में बात करें तो आपका जोधपुर में है। तो ए मेथड के बारे में बात करें तो ए मेथड आपका ए बी में हो रहा है, तो इस तरीके से आपका सी डी तो इसमें कट जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर आपके दो बचे। तो ए मेथड है, तो ए में और बी में दोनों मेथड आ रहे हैं। तो फिर बात करते हैं बी में, आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बी में देर का है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। तो फोसिल पारा आपका जैसलमेर में है, काजरी आपका जोधपुर में है। और इसके अलावा फिर बात करें आपका RFWTI के बारे में बात करें तो यह जयपुर में है। और फिर बात करते हैं आपका SKRAU के बारे में बात करें तो आपका ये बीकानेर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर मैच हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजस्थान में सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? ऑप्शन आपका सेबी है, IRC है, सिडबी है और रिको है। तो इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका रिको। क्या हो जाएगा? रिको। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको आंसर किसे मतलब है, डायरेक्ट आंसर की बता रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ऑप्शन जैसलमेर है, बीकानेर है, अलवर है, भरतपुर है। तो राइट आंसर होगा आपका अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसमें क्या पूछा है? संबंधित नहीं है। ठीक है, अब इसमें संबंधित के बारे में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र संबंधित है? इसमें आपका भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़ भी है और अजमेर भी है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये शामिल है जिले। और जो आपका कोटा जिला है, कौन सा जिला है फ्रेंड्स? कोटा। तो कोटा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस कारण से आपका राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोटा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 14 नंबर की। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो राजस्थान की अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है वीडियो की, या नॉर्मली भी तैयारी करता है, तो उस कैंडिडेट को या अभ्यर्थी को पता होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका रतन सिंह, यानी राणा रतन सिंह के शासक, जो राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, उनके सेनापति थे। कौन थे? गोरा और बादल। नेक्स्ट बात करें 15 नंबर की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या बता रहा है इसमें? कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपका इसमें ओपेरा है, उबंटू है, मैक ओएस है और यूनिक्स है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओपेरा। यानी ओपेरा आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो ओपेरा एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और बाकी आपके उबंटू है, यूनिक्स है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। नेक्स्ट बात करें 16 नंबर की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सा? अच्छा क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आपका SDD, PROM, SRAM और DRAM। तो उपरोक्त आपका BOCOD ऑप्शन है, यानी PRAM और इसके अलावा SRAM और DRAM, ये तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। और जो आपकी HDD यानी हार्ड डिस्क आपका कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो विंडोज या अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें लगभग जो कंप्यूटर का जिस कैंडिडेट को अच्छा ज्ञान है वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकता है, अदरवाइज हर कैंडिडेट नहीं कर सकता है। तो विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को उठाने यानी डिलीट के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी उपयोग में की जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनाव करना है। तो ऑप्शन दे रखा आप इसमें, डिलीट है, फिर आपका टेब है, फिर आपका शिफ्ट है और फिर आपका लास्ट में बैक स्पेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट। क्या हो जाएगा? डिलीट। ठीक है, 17 में आपका ए नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 18 नंबर की, यानी निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधित शब्दों सूची फर्स्ट में दिए गए हैं और उनको उदाहरणों सूची सेकंड में दिए गए से मिलान करना, आपको मैच करना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का, आजकल इस जमाने में लगभग सभी कैंडिडेट जानता है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और जो नहीं जानता उसके लिए तो हार्ड है। तो यहाँ पे बता रखा है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है और उदाहरण दे रखे हैं। तो URL किसे कहते हैं? तो URL के बारे में बात करें तो आपका जो URL, आपको जो वेबसाइट
एंट्री मारते हैं, जो भी वेबसाइट होती है जो राजस्थान सरकार की कर्मचारी चयन बोर्ड की rssb.government.in है, इस प्रकार से वेबसाइट यूआरएल है। और आईपी एड्रेस के बारे में बात करें तो आईपी जो इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस होता है वो, ये ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। और यूआरएल एड्रेस आपका, जो आपका उदाहरण दे रखा सूची सेकंड का 3rd हो जाएगा। वो संचिका फाइल नाम के बारे में बात करें तो रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स आप जिस नाम से सेव करते हैं तो रिपोर्ट डॉट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ जाएगा। और ईमेल एड्रेस के बारे में बात करें तो ईमेल एड्रेस इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, @yahoo.com या gmail.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 19, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, तो एमएस वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट सेलिंग नहीं है। ऑप्शन दे रखा है इसमें जस्टिफाई है, टॉप लेफ्ट है, सेंटर है और अलाइनमेंट लेफ्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पे टॉप लेफ्ट, यानी बाकी के जो ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट सेली होती है, आपकी जस्टिफाइड भी होती है, सेंटर भी होता है, अलाइनमेंट लेफ्ट भी होता है, लेकिन टॉप लेफ्ट आपका अलाइन स्टैंडर्ड पैराग्राफ टेक्स्ट सेली नहीं होती है, तो टॉप लेफ्ट इसमें नहीं होता है, तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स किसके बराबर होता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 4 बिट्स किसके बराबर होता है, तो राइट हो जाएगा इसमें आप 1 निबल के, कितना? 1 निबल के बराबर 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो जिसने 1 निबल किया है बी ऑप्शन उसका राइट है, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन किए हैं उनका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन कंप्यूटर थोड़ा अच्छा खासा आया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो ट्रोजन हॉर्स इसमें आपका साइबर खतरा है, और फिर बात करें फिशिंग भी है, और डेनियल ऑफ सर्विस भी है, लेकिन फायरवॉल, कौन सा? फायरवॉल इसमें साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जिसने डी किया है, यानी जो भी आपका पेपर है, हो सकता है आपके पेपर में ऑप्शन कौन सा हो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो मास्टर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग नहीं मिला रहे हैं, जो पेपर आपका एग्जाम लगते ही डाला गया था विभिन्न टेलीग्राम सोशल मीडिया साइट पे, वो पेपर है, उसके आधार पे आपका आंसर के सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा फायरवॉल, क्या हो जाएगा, यानी साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, फायरवॉल साइबर सुरक्षा खतरा नहीं होता। और इसके अलावा आपका ट्रोजन हॉर्स है, फिशिंग है, डेनियल ऑफ सर्विसेज एक साइबर सुरक्षा खतरा होते हैं। नेक्स्ट है 22, यानी अच्छा क्वेश्चन है, आसान जीके का, यानी 1912 में, कब? 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण यानी लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन जॉर्ज मैकले, जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और जॉर्ज रिचर्ड। तो राइट होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 23 नंबर की, तो राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से जिस कैंडिडेट को ये क्वेश्चन आता होगा लेखकों का, वही कर पाया होगा। हर कैंडिडेट इसमें इसको अटेंड नहीं किया है या अटेम्प्ट नहीं किया है। तो राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका शिवचंद्र भारतीय, यजेंद्र शर्मा, नथमल जोशी, और फिर रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। तो राइट होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का। किसने लिखा है, कौन लेखक है इस पुस्तक के? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत इस पुस्तक की लेखक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक है कवि राजा बांकीदास, पृथ्वीराज राठौड़, माधुदास और शिवदास गार्डन। तो राइट होगा इसमें आपका शिवदास गार्डन, क्या हो जाएगा? शिवदास गार्डन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आगे बढ़े। तो सूची फर्स्ट में दी गई राजस्थानी बोलियों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए राजस्थान के जिलों के साथ करना है। तो अब इसमें बात करते हैं, तो अच्छा इजी क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी कैंडिडेट इसका सॉल्यूशन कर चुके होंगे। हाड़ौती के बारे में बात करें तो हाड़ौती आपका साउथ क्षेत्र में है, तो हाड़ौती आपका कोटा हो जाएगा। मेवाती के बारे में बात करें तो मेवाती आपका अलवर भरतपुर हो जाएगा। और डुंडानी के बारे में बात करें, डुंडानी आपका जयपुर हो जाएगा। और मेवाड़ी के बारे में बात करें तो आपका उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 26वें नंबर की, तो निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन गौरी राजस्थान से संबंधित है, कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है, चरी राजस्थान से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर डी यानी खोरिया, कौन सा नृत्य है? खोरिया राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो जिसने खोरिया ऑप्शन में फिलअप किया है आपके मार्कशीट में, वो यहाँ पे प्रश्न सही होगा उस कैंडिडेट का। और जिन्होंने लगभग इसमें
सभी कैंडिडेट ने राइट आंसर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कौन सा है? कोरिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 27वें नंबर की। यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। उनके सांस्कृतिक, यानी सूची फर्स्ट में दिए गए इसमें तो आपके जो विभूतियां हैं और बाद में कला सांस्कृतिक क्या इनकी योगदान रहा है उनके बारे में बात करेंगे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करेंगे। तो शकीर अली के बारे में बात करते हैं। पहले तो शकीर अली का संबंध लघु चित्रकारी से संबंधित है, और फिर बात करें कृपाल सिंह शेखावत का, तो ब्लू पोट्री से संबंधित है, और फिर महेश राज सोनी के बारे में बात करें तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, और अल्लाह जिलाई भाई जो काफी फेमस है वो लोक गायक कलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और ये मैच कर चुके हैं। अगर किसी का ऑप्शन नंबर पीछे आ रहा है तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आप शकीर अली लघु चित्रकारी से संबंधित है, कृपाल सिंह ब्लू पोट्री से है, महेश राज सोनी थेवा कला से है, और अल्लाह जिलाई बाई का संबंध लोक गायक से है। फिर नेक्स्ट 28। यानी सूची फर्स्ट में दिए गए लोक नृत्यों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए प्रदर्शक के अवसर पर प्रदर्शित किए जाने वाले को साथ में करना है। अब इसमें बात करते हैं, एक तो आपका सूची फर्स्ट में लोक नृत्य है और सूची सेकंड में आपके अवसर या प्रदर्शक है, तो किस अवसर पर किए जाते हैं उसको देखते हैं। तो घूमर के बारे में बात करें तो पहले आपका घूमर है। घूमर अधिकतर घूमर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो घूमर आपका अधिकतर विवाह के समारोह के अवसर पर ही किया जाता है। किस पे किया जाता है? घूमर विवाह समारोह के अवसर पर किया जाता है। तो घूमर आपका अधिकतर विवाह समारोह प्रदर्शित होता है। और अग्नि नृत्य के बारे में बात करें तो आपका जो अग्नि नृत्य है वो अधिकतर होली के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। अग्नि नृत्य आपका अधिकतर जश्नातियों द्वारा प्रदर्शित होता है। और फिर बात करते हैं एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। यानी पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। कौन सा शब्द है? पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। तो पौराणिक शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 नंबर में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पौराणिक में आपका एक प्रत्यय है। कौन सा है? एक प्रत्यय है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें आपका अम्बुदी है, वारिधि है, सागर है, तो नीरद इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नीरद पर्यायवाची शब्द नहीं है, और बाकी अम्बुदी है, वारिधि है और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। यानी आपका हिंदी स्टार्ट हो चुका है, और बीच बीच में आपका इंग्लिश भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, सभी चीजें आपकी आती रहेगी। ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं 31 नंबर की। चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या नाम है? चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा पटकी है, पटु है, पाटल है, पर्ण है। तो 31वें नंबर में आपका फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पटु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पटु होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अथ का उचित विलोम शब्द होगा। यानी अथ का उचित विलोम शब्द होगा। ऑप्शन दे रखा आपके इसमें आदि है, मध्य है, इति है और प्रारंभ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? इति। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्द्र शब्द का उचित विलोम है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वास यानी शुष्क, आर्द्र और शुष्क, शुष्क हो जाएगा इसका विपरीत। एंटोनिमस शब्द या विलोम शब्द के बारे में बात करें तो आर्द्र शब्द का उचित विलोम होगा शुष्क। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। फिर बात करें 34 नंबर की। तो तुरंग या तरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट बात करते हैं। तो तुरंग यानी घोड़ा होता है, और आपका तरंग यानी लहर होती है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, घोड़ा और लहर। यानी तुरंग का मतलब घोड़ा होगा और तरंग का मतलब लहर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 35 की। यानी अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक है, कौन सा है? अवलंब और अविलंब शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए में विराम अविराम है, ये नहीं होगा। देरी शीघ्रता नहीं होगा, विलंब विलास नहीं होगा। तो इसमें 35 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आपका सहारा, यानी अवलंब यानी सहारा होता है, और अविलंब यानी शीघ्र, यानी देरी नहीं हो। तो सहारा और शीघ्र, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट बात करें
36 नंबर की, तो राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? किस परियोजना के तहत, यानी जो चंबल नदी है, वो जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है या उस परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध बनाया गया है? तो ऑप्शन बाई माई बजाज सागर बांध ये नहीं होगा क्योंकि ये बांसवाड़ा में है। मेजा बांध नहीं होगा, मोरेल बांध नहीं होगा, तो आपका जो जवाहर सागर बांध है, कौन सा है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 37 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, यानी माही बजाज सागर परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना जो बांसवाड़ा में स्थित है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है या जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है? तो डायरेक्ट बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान और गुजरात की, किसकी है? राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 38 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1973 में, यानी 1973 में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो जब पंचवर्षीय योजना थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी थी? यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 39, यानी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? तो अच्छा क्वेश्चन है, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर सीकर, तो राइट होगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी अलवर में और भरतपुर, यानी अलवर और भरतपुर आपका मेवात क्षेत्र आता है। ठीक है, तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर जिलों में लागू किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 40 की, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? यानी इसमें जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा लाभ है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करें, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि है, चरागाह और वन क्षेत्र विकास है, फिर है मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास है, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना हो रही है। ठीक है, तो इसमें परियोजना से जुड़े जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, चरागाह और वन क्षेत्र का विकास हो रहा है, इसके अलावा आपका मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास हो रहा है, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना हो रही है, लेकिन जो रेगिस्तानीकरण में वृद्धि है वो से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी लाभ नहीं है, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि इससे नहीं हो रही है, और बाकी बी सी डी ऑप्शन है वो पॉजिटिव है और जो ए है वो नेगेटिव है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रेगिस्तानीकरण में वृद्धि वाला सबसे उपयुक्त विकल्प यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका राउसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पुगल शाखा, फिर आपका सागरमल गोपा शाखा, तो डी ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका सागरमल गोपा शाखा कौन सी है? यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? तो मुख्य सहायक नहर में आपका राइट हो जाएगा सागरमल गोपा शाखा, कौन सी होगी? सागरमल गोपा शाखा। नेक्स्ट बात करें 42 नंबर की, तो निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कृष्णा मिल्स, बी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, फिर है महाराजा उमेद मिल, फिर आपका भारत मिल्स लिमिटेड, और तो इसमें राइट होगा आपका कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ब्यावर में। तो कृष्णा मिल्स लिमिटेड जिसने किया है उसका यहाँ पे राइट है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस पेपर के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, यानी चिड़ावा के नानू राम किस के सबसे प्रमुख कलाकार है, यानी किस ख्याल के सबसे प्रमुख कलाकार है? ऑप्शन आपका शेखावटी है, कुचामनी है, हेला है और जयपुरी ख्याल है, जैसे कि नाम से प्रतीत हो, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड शेखावटी ख्याल के, यानी चिड़ावा के नानूराम शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नाग राजा या नाग पूजा या सांप के देवता माना जाता है, यानी नाग राजा के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन पाबूजी, पाबूजी ऊँटों के हैं, मल्लीनाथ जी नहीं है, रामदेव जी भी नहीं है, तो गोगा जी, यानी जो गोगा नोमी है वो सांपों के देवता के रूप में मनाई जाती है, तो गोगा जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी तेजा जी के अलावा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 45 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे यानी ऑप्शन इसमें आपके कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, आपको जोड़ा मैच करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं, यानी बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई पंथ होता है, गुरु जम्बेश्वर जाम्बू जी है, इनके संस्थापक या प्रवर्तक के बारे में बात करें, यानी एक कॉलम ए में तो आपके पंथ संप्रदाय दे रखे हैं और कॉलम बी में आपके संस्थापक या प्रवर्तक है, प्रमोटर है। ठीक है, तो बिश्नोई पंथ के संस्थापक के प्रवर्तक थे गुरु जम्बेश्वर या जम्बू जी थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, निरंजनी पंथ के आपका संत हरिदास यानी हरि सिंह सांकला थे।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं चरणदास पंथ के बारे में बात करें तो चरणदास जी है। और राजस्थान में रामानुज यानी वैष्णव पंथ, यानी रामानुज के बारे में बात करें तो वैष्णव पंथ जो गलताली जयपुर में इनका मुख्य केंद्र है, उनकी स्थापना कृष्णदास पहियारी ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? कृष्णदास पहियारी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आपका 46 नंबर का, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। तो इनको क्यों जाना जाता है कि 1948 में जो भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो ये वहां पे युद्ध में शहीद हो गए थे, इस कारण से इनको बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। तो कौन व्यक्ति है? CHM पीरू सिंह। कौन है? पीरू सिंह। तो जिसने पीरू सिंह किया है ऑप्शन नंबर डी, उनका यहाँ पे राइट है। इस पेपर के अकॉर्डिंग जिन्होंने पीरू सिंह किया है उनका राइट है। और अगर ऑप्शन आपका दूसरा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने अगर पीरू सिंह किया है तो आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका जयगढ़ है, फिर आपका तारागढ़ बूंदी है, जूनागढ़ है और नाहरगढ़ है। तो नाहरगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नाहरगढ़, या नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 48 की, तो राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चूरू किला, नाहरगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला और रणथंभौर किला। तो बी यानी नाहरगढ़ किला जो जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए 9 कमरे एक जैसे बनाए गए हैं। तो किस किले में है? या नाहरगढ़ किले में। नेक्स्ट आपका, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें तो किसी भी कैंडिडेट ने गलत क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा है? तो यहाँ पर राइट होगा आपको जोधपुर में। कहाँ पे? यानी जोधपुर में जसवंत थड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यानी अब हिंदी का क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, बीच बीच में हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, मैथ्स आ जाएगा, फिर जीके आ जाएगा, फिर आपका करंट आ जाएगा, ऐसे पहले चलती रहेगी। तो आद्यंत का उचित संधि विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? संधि विच्छेद कर रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका आद्य प्लस अंत है, बी में आपका आ प्लस दंत है, फिर आदि प्लस अंत है, और फिर आपका डी आदि प्लस अंत है। ठीक है, इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा है, इसमें छोटी की है। तो डी ऑप्शन जिसने राइट किया है, यानी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका आदि प्लस अंत। क्या हो जाएगा? आदि प्लस अंत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी। ठीक है, तो ये तो ये बिल्कुल इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बी ऑप्शन जिसने किया है, यानी धर्मोपदेश क्या है, यानी धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी धर्मोपदेश। क्या हो जाएगी? धर्मोपदेश। नेक्स्ट आगे बढ़े 52 नंबर की तरफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसने किया है, यानी संसार सागर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संसार सागर, संसार रूपी सागर विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद संसार सागर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट बात आगे बात करें, तो लौह पुरुष से इस समस्त पद का उचित विग्रह है। क्या है? लौह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसमें आपको, पुरुष का बना लोहा, फिर पुरुष के समान लोहा, लोहे के समान पुरुष, और लोहे का पुरुष है जो। ठीक है, वो लास्ट में आपका ये ऑप्शन है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो आपको जितने भी अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है तो ये ऑप्शन फिल करना था। तो लोहे के समान पुरुष कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर सी, और लोहे के समान पुरुष, लोह पुरुष का मतलब होता है ये सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े 54 नंबर, यानी आगत शब्द में अभी उपसर्ग क्या है? आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? ठीक है, तो इसमें फिर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है अभ्यागत है, फिर आपका अभ्यागत है, फिर अभगत है, और फिर लास्ट है आपका डी ऑप्शन अभिगत। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यानी अभ्यागत, जिसने अभ्यागत किया है उसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन क्या दे रखा फ्रेंड्स यहाँ पे? उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी उत। क्या हो जाएगा? यानी जिसने डी ऑप्शन यानी उत किया है, तो उत उपसर्ग किया है, उसका यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे 55 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 56वें क्वेश्चन की, तो बनाउट शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, बनाउट शब्द में प्रत्यय है, तो ए ऑप्शन बन है, फिर नाउट है, फिर आउट है, वट है, तो बिल्कुल इजी है। यानी प्रत्यय आपके बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगते हैं, तो आउट यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, करंट जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? जिन्होंने अच्छी तरह से करंट जीके तैयार की है, उस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई आसानी से दे दिया होगा, और जिनकी करंट जीके जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए यह क्वेश्चन उनको छोड़ना हो पड़ा होगा, या अगर किसी ने इसका रिप्लाई दिया गलत तो नेगेटिव मार्किंग उनकी जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 थीम क्या है? तो डाइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी सूची फर्स्ट में दिए गए भारतीय थल सेना, एक एक तरफ तो थल सेना की रैंक दी गई है, और एक तरफ फर्स्ट में तो आपकी भारतीय थल सेना की रैंक है, और सूची सेकंड में आपकी भारतीय वायुसेना की रैंक के समकक्ष रैंक दी गई है, उसका मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में थल सेना है, फिर आपकी वायुसेना है। अब इनको इनका मैच करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सूबेदार, यानी सूबेदार के बारे में बात करें तो सूबेदार अगर जिसको एक भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक ऑप्शन आता है, तो हो सकता है वो एक ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकता है। सूबेदार होता है वो वारंट ऑफिसर होता है। कौन होता है? यानी अगर जो थल सेना में जो रैंक होती है सूबेदार की, वो वायुसेना में वारंट ऑफिसर उसके इक्विवेलेंट होता है। यानी वारंट ऑफिसर की पोस्ट पर जो व्यक्ति होता है, वो थल सेना के सूबेदार के समकक्ष अधिकारी, या जो भी उनके टेक्निकल वर्ड होता है उनके अकॉर्डिंग सेम होता है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ए में आपका कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब इसमें कोई ए में तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस कारण से आप आसानी से इनको मैच कर सकते हैं। फिर बी के बारे में बात करें तो बी में कैप्टन कैप्टन के बारे में बात करें थल सेना में, तो इसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहते हैं। और सी ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ब्रिगेडियर को यहाँ पे जो थल सेना में ब्रिगेडियर होता है उसको वायुसेना में एयर कमोडोर कहते हैं। ठीक है, और फिर आपका कर्नल होता है। कौन होता है? कर्नल। तो कर्नल को थल सेना में कर्नल कहा जाता है, जबकि उसके समकक्ष रैंक वाला अधिकारी ग्रुप कैप्टन होता है वायुसेना में। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रुप कैप्टन होता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 59, यानी द्विपक्षीय नौसैनिक, काफी अच्छा क्वेश्चन है करण जीके का। नो सॉरी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र, कौन सा अभ्यास है? इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन जापान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो डी ऑप्शन जिसने राइट किया है, रसिया के साथ में। किसके साथ में? रसिया के साथ में ये युद्धाभ्यास किस नाम से किया गया था? इंद्र 2025 के नाम से भारत और रूस के मध्य आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर राइट होगा आपका रूस। नेक्स्ट बात करें, यानी निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका गुजरात है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर बिहार है, और फिर लास्ट में आपका तमिलनाडु है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार में। कौन से राज्य में? बिहार। यानी 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी बिहार ने की थी। किसने की थी? बिहार ने की थी। तो जिसने बिहार किया है उसका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, यानी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 कितना 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? ऑप्शन आपका बायोमास, जल विद्युत और पंप स्टोरेज प्लांट है, पवन और हाइब्रिड है, और फिर सौर है। तो राइट होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पवन और हाइब्रिड। यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें पवन और हाइब्रिड ऊर्जा को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है। कितना किया गया है? 25,000 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 62, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन ने, अगर किसी ने फ्रेंड ने किसी भी स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की है, वो ऑप्शन को देखकर भी इसका आंसर दे सकता है। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कौन सी प्रोजेक्ट है, योजना है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो ऊंट इसमें इंक्लूड है, आपका भैंस इंक्लूड है, गाय इंक्लूड है, तो सूर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी सूअर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जिसने सूर किया है, सूहर किया है, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनाली सुतार को। किसको मिला है? यानी सोनाली सुतार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट बात करें, हिंदी का क्वेश्चन है, मुहावरा है।
तो बहुत निराश हो जाना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो ये तो जिन्होंने हिंदी अच्छी तरह से पढ़ी है लगभग इन क्वेश्चन का जवाब तो आसानी से हर कैंडिडेट दे देता है। ऑप्शन है ईद का चांद होना, कमर बांधना, कमर टूटना और आग बबूला होना। तो राइट होगा इसमें आपका कमर टूटना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमर टूटना। यानी बहुत निराश हो जाना, यानी किस प्रकार की आशा उसके पास नहीं रहती है, इस प्रकार से व्यक्ति की कमर कमर टूट जाती है, मुहावरे के रूप में बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 65। आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे, लोकोक्ति का उचित अर्थ होगा। राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। तो अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता, यानी जो भी अधिक लालची व्यक्ति होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है, बीच बीच में इंग्लिश आएगी, फिर आपका मैथ्स आ जाएगा, फिर आपका साइंस आएगा, फिर कंप्यूटर आ जाएगा, फिर करंट भी आएगा, हिंदी भी चलती रहेगी। तो एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट, एफिडेविट आपका इंग्लिश शब्द है। तो एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में उचित पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है, ग्लोसरी कौन सी है? तो एफिडेविट का मतलब हिंदी में शपथ पत्र होता है। क्या होता है? शपथ पत्र को एफिडेविट कहा जाता है। तो जिसने शपथ पत्र किया है ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर है। अब इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश को थोड़ा अच्छी तरह से देखें। 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल इडियम, इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन है। इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड द कंपनी फॉर द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड कूपन्स एंड कैश। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका दे रखा है पेड लिप सर्विस, फिर पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, फिर मेड अमेंड्स, फिर निप्ड इन द बूट। तो राइट होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, सी, यानी मेड अमेंड्स। क्या हो जाएगा? यानी मेड अमेंड्स जिसने आंसर किया है उसका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 68 की। यानी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी विलोम शब्द है, एंटोनियम फॉर द वर्ड फ्यूगिलिटी फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो राइट होगा इसमें आपका एक्स्ट्रा वेजेंस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंस। नेक्स्ट बात करें 69। तो फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो प्रीपोजिशन आपको बताना है। तो इसमें आपका बता रखा है, यानी सेंटेंस है आई एम अफेयर्ड यू मे बी फॉर ए बिट ऑफ ए शॉक। ऑप्शन आपका ऑन है, इन है, और है और आउट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बी ऑप्शन, यानी इन, यानी इन हो जाएगा यहाँ पे। जिसने इन किया है उसका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट बात करें 70 की। तो फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इसमें सी वंडर्ड वेदर इट बी ट्रू, ऑप्शन कैन विल सेल और कुड। तो इसमें राइट होगा आपका कुड। क्या हो जाएगा? यानी जिसने कुड किया है वो राइट आंसर है। 70 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्यों आया है, इतना समय नहीं है और आपको आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर की बात करनी है। अब आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। तो आपने जो पेपर दिया है, आपने पेपर में आपका कितना स्कोर बन रहा है वो चेक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइंस, साइंस आ चुकी है आपकी बीच बीच में। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आपका स्थिर विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, मांसपेशीय बल है और चुंबकीय बल है। तो जो मस्कुलर फोर्स होता है कौन सा होता है? मांसपेशीय बल, वो गैर संपर्क बल नहीं है। और बाकी के जो तीनों आपके बल है वो गैर संपर्क बल है। मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जोश पठार निम्नलिखित में से, यानी सेंटर की जीके है। तो जोश पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन आपका एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है और फिर लास्ट आपका यूरोप में है। तो 72 में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, यानी जोश पठार आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यानी कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी है और फिर जापान है। तो आपका जो कोलोराडो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पे है? यूएसए में। कहाँ पे फ्रेंड्स? यूएसए में स्थित है। ठीक है, 73 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 74। तो ग्रेट बैरियर रिफ काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी ग्रेट बैरियर रिफ के साथ स्थित है या लगा हुआ है?
ठीक है, यानी किस महाद्वीप में है और साथ में किस तट के साथ लगा हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका चौथर में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर कहाँ पे है, यानी ग्रेट बैरियर रिफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, कहाँ पे, उत्तरी पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, यह लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, यानी माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सी चोटी है? माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन आपका एशिया है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और यूरोप है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका, यानी जो उत्तरी अमेरिका आपका महाद्वीप है उससे मकर रेखा नहीं गुजरती है और बाकी आपके महाद्वीप है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सागौन है, फिर बी साल है, सी देवदार है और डी सुंदरी है। तो राइट होगा इसमें आपको सुंदरी, यानी सुंदरी वृक्ष, क्या नाम है, सुंदरी वृक्ष, जिसने ऑप्शन नंबर डी या जो भी आपका पेपर में ऑप्शन है, अगर आपने सुंदरी किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी का मोहरा आ चुका है। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आपका ए प्रत्यागत है, प्रार्थी है, भावी है, प्रोक्ष है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने राइट किया है उसका राइट हो जाएगा, यानी प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ का मतलब एक शब्द होता है, वन वर्ड होता है, प्रत्यागत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए एक सार्थक शब्द है, ठीक है, यानी वन वर्ड है। इसमें इजी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बात करते हैं, अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी जो अनभिज्ञ है वो किसी विषय का याता नहीं होता है, उसको कोई पता नहीं होता, तो यहाँ पे अनभिज्ञ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 80 नंबर की। तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द के बारे में सभी ने, जिनकी अच्छी हिंदी में अच्छी पकड़ है, तो उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर किया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी व्युत्पत्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन आपके जो पेपर में जो भी हो, लेकिन आपने व्युत्पत्ति इस प्रकार से इस ऑप्शन को सही किया है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी ऑप्शन आपका जो उज्जवल है, उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 82 की। यानी निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 100 छात्र इस विद्यालय में 2 है, तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य नहीं है। फिर बात करते हैं छात्र इस विद्यालय में 100 है, ये भी नहीं है। 100 छात्र विद्यालय में, ये भी नहीं है। तो इस विद्यालय में 200 छात्र है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 83 की। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन साहित्य कठिन जीवन का संबंध है, ये भी नहीं होगा। साहित्य जीवन भी असंभव है, गलत है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सेंटेंस है, वो आपका राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 84 नंबर की, 84 नंबर के क्वेश्चन कर आगे बढ़े। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। साथ मिलकर न रहना, अकेले खिचड़ी बनाना, समूह का नेता बनना, साथ मिलकर खिचड़ी बनाना। तो ऑप्शन नंबर 1, यानी साथ मिलकर न रहना, यानी अकेला ही कोई कार्य करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। यानी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, जिसने किया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेंटेंस या आपका जो पैसेज दिया गया है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें बता रखा है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी 85 से लेकर 28 क्वेश्चन है, यानी 85, 86, 87 और 88 क्वेश्चन इस पैसेज को पढ़ना आपको। और फिर पैसेज को पढ़ने के पश्चात में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर बताना। तो यहाँ पे पैसेज पढ़ने का इतना मैं समय नहीं समझता हूँ, तो डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे अपन। तो आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है, एंड इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर की बात करेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट है। तो आपके 85 में ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी जो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा। आपको देम सेल्विस टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग देयर लर्निंग स्ट्रेटजीज, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चन की 86 वाले की, जिसमें बता रखा है वन ऑफ द रीजन फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज दैट। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 86 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। जिसने ए ऑप्शन में ये किया, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर देन दोज वेटिंग टू बी थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 87 की। दो क्वेश्चन और बाकी रहे हैं आपके पैराग्राफ के पैसेज के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। 87 में इसमें बात करें आपके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एक्टिव लर्निंग क्या हो जाएगा, यानी एक्टिव लर्निंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जिसने एक्टिव लर्निंग किया है उसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, पैसेज पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इस कारण से आप डायरेक्ट आंसर के बारे में बात कर रहे हैं और उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर आंसर किससे मतलब है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट पैसेज वाला क्वेश्चन आपका 88 विथ रेफरेंस टू द पैसेज एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग इज। ठीक है, तो 88 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप क्या हो जाएगा, टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओवन लाइफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैथ्स आपके स्टार्ट हो चुकी है, यानी 89 से मैथ्स को सोल्व करेंगे। राइट आंसर के बारे में बात करेंगे, इसमें जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ देखेंगे, नहीं डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। तो आपका 89 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको ऐड करना है, जोड़ करना है। इसमें जिनका 7.5158 जिनका टोटल सही किया है, ठीक है, माइनस टोटल करने के बाद में माइनस और प्लस करने के बाद में जिनका ये आंसर आ रहा है 7.5158। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7.5158 राइट होगा। नेक्स्ट बात करें, आप भिन्न देर की है, इसमें आपकी 7/11, 8/15, 5/9 तथा 11/17 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल क्या है। ठीक है, यानी गुणनफल यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 90 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट हो जाएगा, यानी 88/255। ठीक है, यहाँ पे 88/255 राइट आंसर होगा मैथ में। 90 नंबर में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है। फिर आगे बढ़े, यानी इसमें बता रखा है 91 में, यानी जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न ऑप्शन से आप इसको काट सकते हैं, तो मूल भिन्न आपकी 4/17 है। क्या हो जाएगी? 4/17, यानी जिन्होंने 4/17 ऑप्शन किया है उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो आपकी मूल भिन्न है 4/17 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़े 92 की तरफ। तो 92 यानी 92 नंबर में बात करते हैं यहाँ पे 92 की। तो किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 रुपये में 125 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, यानी 294, कितना? 294.40 रुपया कितना हो जाएगा? यानी 294.40 रुपया चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है, ठीक है, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा भी हो, जैसे कि बात कर चुके हैं, तो जिन्होंने 294.40 किया उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करें 93 की। यानी आपका अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आयत के भुजाओं के संबंध में पूछा गया है। तो 93 में फ्रेंड्स आपका पहले क्वेश्चन की बारे में बात करें, तो एक आयत की भुजाओं में 5:3 का रेशियो है तथा आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबी भुजा 20% एंड 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो नई आयत का परिमाप क्या होगा? तो इसमें जिन्होंने 102 पॉइंट, यानी जिनका सोल्यूशन करने के बाद में 102.2 यानी 102 सेंटीमीटर जिनका आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, यानी 102 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आयत का परिमाप 102 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 94 की, रेलगाड़ियों के रिगार्डिंग क्वेश्चन है 94, यानी 1.1 कितना है? यानी 1.1 और 0.9 किमी लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में पूछ रखा है, तो 120, 48, 27 और 22 राइट होगा इसमें आपका ऑप्शन में भी 48 सेकंड में।
यानी दोनों रेलगाड़ियां 48 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, 94 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 95 की तरफ आगे बढ़ें। 95 नंबर देखें, मैथ्स का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसे कार्यालय समय पर पहुंचना है तो कार की गति यानी कितनी किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए? ऑप्शन 48, 50 और 52, 46। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी 48 कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए अगर उसको कार्यालय समय पर पहुंचना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 48 जिनका आंसर आया है क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के बाद में, तो यहाँ पे 48 क्वेश्चन जो 48 नंबर आपकी जो अंक देर का है, या 48 जो भी आपका सॉल्यूशन करने के बाद में आया है, तो 48 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 96, 96 नंबर का क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप के रिगार्डिंग है। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की है 3 महीने बाद। ठीक है, यानी 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, इन्हें विड्रॉल कर लिया, और बी ने अपने निवेश का 1/5 भी विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया। उन्होंने 10 महीने बाद जो उनका लाभ हुआ था 6,080 रुपये के लाभ को बांट लिया है, और लाभ में एक भाग कितना है? ठीक है, तो इसमें जो लाभ में एक भाग है वो 2640 रुपया है। कितना है? ऑप्शन नंबर डी यानी 2640 रुपया लाभ में एक का भाग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्याज का क्वेश्चन है, अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक को 46,305 में लौटा दिया है। यदि 5% की दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई राशि याद करनी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, वो राइट हो जाएगा। 1,26,100 रुपया यानी 1,26,100 रुपया इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका एचसीएफ याद करना है, तो एचसीएफ के बारे में बात करें, यहाँ पे एक्स की घात 8 - 1 है, एक्स की घात 4 + 2 स्क्वायर घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ याद करेंगे। यहाँ पे मैथ में समाप्त करते हैं, तो x² - 1 जिनका राइट आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग x² - 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 99, हंसा और सुनीता सहेलियां हैं और प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है। यदि हंसा सुनीता को 30 रुपये देती है तो सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का 2 गुना धन होगा, परंतु यदि सुनीता अंसा को 10 रुपये देती है तो अंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना धन हो जाएगा। तो अंसा के पास कितनी धनराशि है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 84 है, 42 है, 62 है और 56 है। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 99 में सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 62 रुपया। कितना है? अंसा के पास 62 यानी 62 रुपया की राशि है। नेक्स्ट बात करें 100 नंबर की, तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में क्या है? यानी राजस्थान के सीमेंट उद्योग में तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? निम्न में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस का चुनाव आपको करना है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन नंबर 1 विद्युत की अनियमित आपूर्ति है, सीमेंट की पर्याप्त मांग है, कोयले की कमी है, अद्यतन उत्पादन तकनीक है। तो जो उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो सबसे मुख्य बाधा है वो विद्युत की अनियमित आपूर्ति है। क्या है? विद्युत की अनियमित आपूर्ति है। बात करते हैं नेक्स्ट, सूची फर्स्ट में दिए गए राजस्थान के जिलों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए यानी 1 जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों के साथ चयन करना है। सूची फर्स्ट में राजस्थान के जिले दे रखे हैं, सूची सेकंड में ओडी ओपी उत्पाद है। ठीक है, अब इनका मैच करेंगे, तो इसमें किस प्रकार से आपको मैच करना है देखते हैं। चूरू के बारे में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। तो चूरू के बारे में बात करें, मूंगफली चूरू का ओडी ओपी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात करें, चूरू का मूंगफली उत्पाद से संबंध है। और फिर जयपुर के बारे में बात करें, जयपुर का फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर से संबंधित है। और झालावाड़ के बारे में बात करें, झालावाड़ नारंगी या संतरा ऑरेंज से संबंधित है। और फिर बात करते कोटा, तो कोटा आपका धनिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात कर चुके हैं। अब 102 नंबर का क्वेश्चन है, यानी राइजिंग राजस्थान 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो राइजिंग राजस्थान अच्छी तरह से तैयार किया गया है वो ही करंट जीके में जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है वो इसका रिप्लाई दे सकता है, अन्यथा प्रत्येक कैंडिडेट इसका रिप्लाई नहीं देगा।
राइजिंग राजस्थान 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर राइट होगा इसमें। आपका जोधपुर क्या हो जाएगा? एंड जिन्होंने जोधपुर किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 103 राजस्थान आर्थिक समीक्षा से में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग एंड जो लेटेस्ट आपकी अद्यतन आर्थिक समीक्षा 2024-25 में से आया हुआ क्वेश्चन है के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? ऑप्शन ग्रासिया, मीणा, भील और सरिया। तो राइट होगा इसमें 12 क्षेत्र के बारे में। सरिया क्या जाएगा? आपका सरिया आ जाएगा। यानी शहरिया को किसको दिया जाता है? यानी शहरिया को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र के शहरिया को। फिर बात करते हैं इससे संबंधित पुनः क्वेश्चन आया है 104 नंबर का है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 24-25 के अकॉर्डिंग अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये क्वेश्चन जिन कैंडिडेट के साथ साथ आया है, तो अगर जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई ढंग से दे दिया है, ठीक है, यानी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर दे रखा है और तो आपका 103 में आंसर दिया हुआ है, 104 में पुनः क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे लगभग मैं नहीं मानता किसी कैंडिडेट ने यह आंसर गलत किया होगा। तो 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर पहुंच चुके हैं और पुनः एक क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा गया है, ठीक है, उसमें 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार किस जनजाति को दिया जाता है? शहरी को दिया जाता है। और इसमें कितने दिवस का 100 दिन पूरे होने के बाद में कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिवस का दिया जाता है, ठीक है, यानी पैरेलल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान यानी RITI, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2024 में हुई थी। कब हुई थी? 2024 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से मतलब नहीं है, यानी जिन्होंने 2024 राइट आंसर किया, आपका पेपर अलग अलग आया प्रत्येक कैंडिडेट का, ठीक है। अभी तो आपका मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड होगा या हो चुका होगा, तो फिर आपका जो पेपर सभी कैंडिडेट की अलग अलग सीरीज बनाई गई है, तो जिसने 2024 राइट किया उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें शिक्षा की। राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें, लगभग ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे काफी कम स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, यानी कोई भी डाटा सेंटर प्रोजेक्ट आकार एवं इकाइयों की संख्या को ध्यान में लिए बगैर चयन की गई संपत्ति सदन प्रोत्साहन पर 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नेक्स्ट बात करें 107 नंबर की। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो हर कैंडिडेट हर अभ्यर्थी ने अपना जवाब सही दिया होगा। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जयपुर में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो जयपुर में सर्वाधिक है, ठीक है। अगर ऐसे ओवरऑल पूछते तो फिर क्वेश्चन का रिप्लाई दूसरे तरीके से लगता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन आपका 24 है, 21 है, 23 है और फिर आपका 2017 है। तो 108 में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड 2024 में। कब किया गया था? 2024 में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का 2.0 कितना 2.0, ठीक है, 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? 2024 में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका 109 नंबर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। तो आय वृद्धि और रोजगार सृजन है, फिर बाजार आधारित उत्पादन सुधार है, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार है और सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे। तो अब देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन क्या बोर्ड मानता है, लेकिन 109 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है। तो इसमें आपका 109 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार। क्या हो जाएगा? यानी थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार सही उद्देश्य नहीं है और बाकी आय वृद्धि रोजगार सृजन है, गरीबी कम करने हेतु या उन्मूलन करने हेतु बाजार आधारित उत्पादन सुधार है, इसके अलावा सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा है। नेक्स्ट बात करें 110 की। राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार, ठीक है, 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? ऑप्शन जयपुर है, सिरोही, अलवर है, पाली है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। कौन सा जिला नहीं है? जयपुर। जिन्होंने जयपुर किया है उनका यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट आगे बढ़े 111 तरफ देखें। यानी राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन इसमें आपका अतिचारण पर नियंत्रण है, उपलब्ध भू जल संसाधनों का सीमित उपयोग है, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग है, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 111 में सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? अगर भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो मरुस्थलीकरण कैसे रुकेगा? अतिचारण पर नियंत्रण होगा, भूजल भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, इसके अलावा मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई प्रतिबंध होगा। ठीक है, तो बाकी तो तीन इसमें सही है, लेकिन जो आंसर के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। 112 देखें। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है? ठीक है, अब इजी क्वेश्चन है। तो ग्रीन मार्बल जो हरा मार्बल है वो सबसे ज्यादा उत्पादन उदयपुर में किया जाता है, तो काफी किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ऋषभदेव केसरिया जी, कहाँ पे? ऋषभदेव केसरिया जी, जिन्होंने टिक किया है, जिनका यहाँ पे राइट आंसर है। और इस पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 113 को देखें। तो राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी? ठीक है, अब इसमें आपका वन है, सकल सिंचित क्षेत्र है, वर्तमान प्रति है, सकल फसल क्षेत्र है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और हार्ड क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सकल फसल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सकल फसल क्षेत्र, यानी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काफी अच्छा इजी क्वेश्चन है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स आपका कोटा में है। ठीक है, कहाँ पे? कोटा में। और यहाँ आगे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने कोटा किया उनका राइट है, और लगभग सभी कैंडिडेट ने इसका रिप्लाई सही तरीके से दिया होगा। फिर बात करते हैं, इंग्लिश आपका स्टार्ट हो चुका है। 115 को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे choose the most appropriate option to convert the given sentence from active voice to passive voice चेंज करना है। इसमें देर का आपका माई फादर गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच टू मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाई माई फादर ऑन माई बर्थडे। ठीक है, यानी एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाई माई फादर ऑन माई बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें 116 नंबर की। 115 कंप्लीट हो चुका है, अब 116 को देखते हैं। यानी फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर बिलोंगिंग्स इन द टेम्पल प्रीमाइजेस। ठीक है, तो इसमें आपका जो डिटरमाइनर आएगा प्रॉपर वो वंस आ जाएगा। क्या जाएगा? अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 117 की, 117 की। तो 117 में आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें बता रखा है, जेनी सेड वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, इसमें डायरेक्ट स्पीच दे रखा है और आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, यानी जेनी सेड, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 118 की, 118। तो 118 को देखते हैं यहाँ पे। तो fill in the blank with the most appropriate form of the verb from the option given below। ठीक है, I along the street when suddenly I heard footstep behind me somebody me। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो I was walking, क्या जाएगा? I was walking, और फिर लास्ट में आपको somebody was following। ठीक है, somebody was following, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो प्रॉपर वर्ब है वो वाज वॉकिंग एंड वाज फॉलोइंग आ जाएगी। ठीक है, 118 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 119 की। इंग्लिश चल रही है आपकी। यानी अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस को तोड़ रखा है,
तो इसमें द लाइट फ्रॉम सिम्ड टू हिम द रूम डेजल, ठीक है। तो आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड, ठीक है। आपको ये जो पैराग्राफ दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसको जमाना है, ठीक है, उसको सेट करना है। तो किस प्रकार से होगा, पहले कौन सा वर्ड आएगा फिर कौन सा आएगा, उसको देखते हैं। तो इसमें बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट तो आपका पहले प्रत्येक ऑप्शन में आपका फर्स्ट देर का है, शुरुआत आपका आपका द लाइट फ्रॉम से हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगी, द लाइट फ्रॉम द रूम सेम्ड टू डेजल हिम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले आपका फर्स्ट फर्स्ट आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर फिफ्थ नंबर का आएगा, और फिर लास्ट में आपका 3 नंबर का आएगा। नेक्स्ट X120 120, and fill in the blank with the most appropriate word from the option given below. You will not get the prize you deserve it, ठीक है। अनलेस है, when है, else है और if है। तो इसमें 120 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, एंड अनलेस क्या जाएगा इसमें, अनलेस यू विल नॉट गेट द प्राइज, अनलेस यू डिजर्व इट, ठीक है। अब मैथ्स स्टार्ट हो चुकी है आपकी, फिर पुनः इंग्लिश आ जाएगी बीच बीच में। 121 है, यानी 4080 को, कितने को, 4080 को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर हो। जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो अजय का भाग है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 2080, क्या हो जाएगा, अजय का जो पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2080 हो जाएगा, क्या जाएगा 2080। जिन्होंने 2080 किया उनका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 122 की। यानी यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्ध वार्षिक संयोजित हो रही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 है, तो वह धनराशि याद कितनी होगी। तो 32,000, 38,500, 35,500, 36,000। तो यहाँ पे जिन्होंने 32,000 किया ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, यानी 32,000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो धनराशि है वो 32,000 रुपये की, कितनी है, 32,000 रुपये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 123 नंबर की। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, कितना है, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 124 का। एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी है। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचा है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ, कितना हुआ, 4% का लाभ हुआ है। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य है आपका 28,500, कितना आ जाएगा, यानी जिनका 28,500 आंसर आ रहा है क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के बाद में, तो यहाँ पे राइट आंसर 28,500 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 125 नंबर क्वेश्चन की, यानी आपके 124 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 125 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो इस वीडियो से फ्रेंड्स आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि सभी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो एक ही क्लास में मिल रहे हैं। आपको अलग से हिंदी नहीं देखनी पड़ेगी, इंग्लिश नहीं देखनी पड़ेगी, मैथ्स नहीं देखनी पड़ेगी, जो भी आपका सिलेबस है एंड कंप्लीट 160 क्वेश्चन का सोल्यूशन इस क्लास या वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है। यानी बिल्कुल 100% आपके क्वेश्चन राइट है। हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन कोई वेरिएंस आए, बट मैं नहीं मानता कोई वेरिएंस नहीं आएगा। जो चयन बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की जाएगी वो सेम आंसर की इन्हीं क्वेश्चनों के जो आंसर बताया गया है उसी जो भी ऑप्शन बताए सॉल्यूशन करवाया गया है वही आंसर की में जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट 125 नंबर। यानी राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। उसने इसे 32,480 में बेचकर 48 रुपये का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य हमें बताना है। ऑप्शन आपका 29,824 है, 34,600 है, 36,525 है और 37,280 है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 34,600 क्या हो जाएगा। जिनका 34,600 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है, जिन्होंने टिक किया 34,600 पर ऑप्शन में, उनका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। यानी क्रमिक बट्टों क्वेश्चन दे रखा है, तो क्रमिक बट्टे दे रखे हैं 25%, 20%, 10% के समतुल्य, यानी समतुल्य बट्टा याद करना है। तो राइट आंसर होगा आपका 46%, क्या कितना हो जाएगा, यानी 46%, 25, 20 और 10 का 46% समतुल्य बट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, यानी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। यानी पारंपरिक रूप से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था। इब्राहिम लोदी, सुल्तान नसीरुद्दीन, बैलो लोदी और सुल्तान मुजफ्फर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जिन्होंने इब्राहिम लोदी किया है और लगभग सभी कैंडिडेट ने इब्राहिम लोदी किया होगा,
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इब्राहिम लोदी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी खातोली बूंदी में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? अटल भूजल योजना को किस संस्थान से वित्तीय सहायता या फंडिंग मिल रही है? तो इसको विश्व बैंक से मिल रही है। किससे मिल रही है? वर्ल्ड बैंक से। किससे मिल रही है फ्रेंड्स? वर्ल्ड बैंक से इसको फंडिंग मिल रही है। तो जिन्होंने वर्ल्ड बैंक किया उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अकॉर्डिंग या अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? पुरुष लाभार्थियों को 4,000 रुपये। कितना किया जाता है? 4,000 रुपये। ठीक है, तो जिन्होंने 4,000 किया उनका राइट आंसर है। और महिलाओं को इससे ज़्यादा मिलता है, 45 मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 129 में सी हो जाएगा। यानी 4,000 रुपये पुरुष लाभार्थियों को मिलता है बेरोजगारी भत्ता। नेक्स्ट 130, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोटगढ़ किले में, यानी अजमेर में आपका टोटगढ़ किला है, तो टोटगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई है? प्रताप सिंह बहरावत है, राव गोपाल सिंह खरवा है, दौलतमल भंडारी है, और फिर आपका सागरमल गोपा है। फ्रेंड्स यहाँ पे 130 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसको सजा सुनाई गई थी 4 साल की? राव गोपाल सिंह खरवा को। किसको सुनाई गई थी? यानी राव गोपाल सिंह खरवा को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 131 की, तो 131 का भी अच्छा क्वेश्चन है। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे? ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज और दौलतमल भंडारी। तो राइट आंसर होगा इसमें आपको दौलतमल भंडारी, ऑप्शन नंबर डी। यानी दौलतमल भंडारी स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी थे और प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, दौलतमल भंडारी। नेक्स्ट बात करें, जिम कार्बेट राष्ट्रीय सेंटर के जीके है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 133, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। जंगल की आग है, वन्य जीव संरक्षण है, औद्योगिकरण है और अनाधिकृत शिकार है। तो जी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका विवेक लगाना है। तो विवेक लगाएंगे तो जंगल की आग है, स्वाभाविक जंगल में आग लगेगी तो वन्य जीव घटेगा, ये नहीं होगा। तो औद्योगिकरण करेंगे तो वन्य जीव घटेगा। ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई होगी, अनाधिकृत शिकार करेंगे तो वन्य जीव घटेगा। तो इसमें वन्य जीव का संरक्षण करेंगे तो स्वाभाविक वन्य जीव बढ़ेंगे। तो वन्य जीव का घटते वन्य जीव का कारण नहीं है। 3 तो इसमें कारण है और वन्य जीव संरक्षण इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी पचमढ़ी जैव मंडल नीचे, यानी पचमढ़ी कहाँ पे है? तो पचमढ़ी जैव मंडल नीचे निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो ये आपका है एमपी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जैव मंडल नीचे स्थित है। नेक्स्ट बात करें 135 की, यानी राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में आपका कोटा भी आता है, उदयपुर भी आता है और चित्तौड़गढ़ भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री गंगानगर, जो साउथ आपका उत्तर में पड़ता है। ठीक है, तो श्री गंगानगर इसमें इंक्लूड नहीं है और बाकी आपका चित्तौड़, कोटा, उदयपुर इसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल होता है, पूर्व पश्चिम गलियारे में शामिल होता है। श्री गंगानगर जिला इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट आगे बात करें 136, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें आपका माउंट आबू है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, झालावाड़ है। तो माउंट आबू में किसमें पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। यानी उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कौन से हैं? उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन 137 का एजुकेशन है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन रेगिस्तानी मिट्टी है, जलोढ़ है, दलदली है, काली मृदा है। तो इसमें रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? रेगिस्तानी मृदा। नेक्स्ट बात करें 138, तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हाड़ौती, शेखावटी, शुष्क मरुस्थलीय मैदान है, अर्ध शुष्क पठार है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाड़ौती पठार नाम से। ठीक है, जो कोटा साउथ वाला एरिया है राजस्थान का, वो हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। वो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। नेक्स्ट बात करें 139 की, 139 की, साइंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यानी विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है आपका। इसमें ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर आपका हाइड्रोजन है, फिर आपका पानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यानी CO2। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके कारक सूक्ष्म जीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? साइंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपका खसरा है, खसरा विषाणु से होता है, ये भी राइट है। फिर हैजा आपका जीवाणु से होता है, ये भी राइट है। फिर आपका मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया इसमें मैच नहीं खा रहा है, और उससे टीबी आपका जीवाणु से होता है। ठीक है, तो मलेरिया होता है आपका जो मलेरिया फ्रेंड्स आपका प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? जीवाणु से नहीं होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। यानी आपके ऑप्शन ये मैच खा रहा है, बी खा रहा है, और आपका डी भी मैच कर रहा है, बट आपका जो मलेरिया है यानी खसरा आपका विषाणु से होता है, और हैजा भी आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और आपका टीबी आपका भी बैक्टीरिया से होता है, और खसरा आपका वायरस से होता है। लेकिन जो मलेरिया है वो आपका बैक्टीरिया से ना होके प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें 141 की, साइंस का क्वेश्चन है, यानी साइंस थोड़ी अच्छी आई है, इसमें अच्छे लेवल की दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल, सील, गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्थल लेपन लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेफ्लॉन है, नायलॉन है, बेकेलाइट है, पॉलीथीन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेफ्लॉन क्या जाएगा। टेफ्लॉन का प्रयोग बहुलक तेल, सील, गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्थल लेपन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, सरफेस कोटिंग के लिए। 142 को देखें, तो क्लोरोफिल निम्न में एक समन्वय यौगिक है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल होता है वो निम्न में से एक किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? ऑप्शन कोबाल्ट है, का मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फिर आपका लोहा है। तो 142 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम का। यानी क्लोरोफिल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी चंद्रयान फर्स्ट जो चंद्रयान फर्स्ट फ्रेंड्स आपका 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका एक चंद्र अन्वेषी शला का चित्र है, या एक नेविगेशन उपग्रह है, एक भूस्तर उपग्रह है, या एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी जिन्होंने ऑप्शन नंबर यानी चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट एक एक चंद्र अन्वेषी शलाका है। क्या है? एक लूनर प्रोब है। ठीक है, तो एक चंद्र अन्वेषी शलाका है, ये एक नेविगेशन उपग्रह नहीं है, भूस्तर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी नहीं है, और इसके अलावा एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एक चंद्र अन्वेषी शलाका परीक्षित, ये लूनर प्रोब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 144, देखते हैं, ध्वनि का संचरण इनमें से किसमें संभव नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनाव करना है। तो वायु में होता है, लोहे की छड़ में होता है, पानी में होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है आपका निर्वात वैक्यूम, वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। ठीक है, यानी निर्वात वैक्यूम, तो सी ऑप्शन यानी निर्वात वैक्यूम इस राइट होगा। फिर बात करें 145 की, 145 की, तो पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? काफी इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इजी भी है। तो जिनके साइंस में अच्छी तैयारी की है, नॉर्मल भी की है, उन्होंने इस क्वेश्चन का रिप्लाई आसानी से दे दिया होगा। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 146 की, यानी माध्यक बताना आपको, ये मीडियन बताना है, और इसमें आपके बहुलक दे रखा है। तो यदि प्रक्षेपणों 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी का बहुलक 18 है, तो इन प्रक्षेपणों का माध्यक क्या है? ठीक है, इनका मीडियन क्या होगा? ऑप्शन आपका 15 दे रखा है, 15.5 है, 16 है, और 14 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 क्या हो जाएगा, 16। जिन्होंने 16 किया है, तो इन प्रेक्षणों का माध्यक 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करवाया, डायरेक्ट आंसर की बात करने। नेक्स्ट बात करें 147 की, यदि प्रक्षेपणों 7, 11, 18 है, आपका 5 है, 4 है, 8 और के का माध्य 9 है, तो दिए गए प्रक्षेपणों के माध्य के सापेक्ष से माध्य विचलन याद करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 3 सही 3/7, तो 24/7 क्या हो जाएगा? और अगर इसको चेंज करेंगे बिन में 3 से 3/7 इसमें राइट होगा, तो 24/7 क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में 24/7 होता है, 24/7 राइट आंसर होता है, ऐसे 3 से 3/7 इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
सापेक्ष माध्य विचलन हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें 148, ये अच्छा क्वेश्चन है। 148 में आपका देर का है कि पतंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से सदैव सत्य कथन है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, यानी आपका ये क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, सम्मुख कोण संपर्क होते हैं और अंतः कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी पतंग के लिए, ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे आपका जो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, क्या क्या बता रखा है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और इसके अलावा अंतः कोण का योग 360 डिग्री होता है, यानी जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आपके जो कथन दे गए हैं यानी सेकंड और फोर्थ इसमें राइट होंगे, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 149, 149, यानी 25 सेमी और 30 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी याद करनी है। तो ऑप्शन देगा 24, 27, आपका 22 और 25, तो राइट होगा इसमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करें तो मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भारत ने मेजबानी की थी, किसने की थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी भारत देश ने की थी। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश आ चुकी है आपकी, इंग्लिश को पुनः देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो देवकी रिसीड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम, ठीक है, तो इसमें एरर बताना है। तो इसमें ऑन द स्टेशन एंड ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, एंड ऑन द स्टेशन इसमें एरर है। तो 151 में आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट आगे बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। ऑप्शन देगा है हुआ है, इज है, एपन है और आर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा इसमें, इज आएगा, क्या जाएगा, इज। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 153 आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। एक सौ तिरपन में बता रखा है आपको कि इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तनों ए और बी में ये क्रमशः है, ठीक है, कितना है, 5:2 तथा 7:6 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 हो प्राप्त करने के लिए बर्तनों ए और बी के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन 7:6, 7:9, 6:7 और 7:4। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इनको 7:9 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। कौन से अनुपात में मिलाया जाना है, 7:2, 7:9 के अनुपात में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैथ का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, इनमें से पहली 11 संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी A-2 क्या जाएगा इसमें, A-2, A-2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 155 नंबर का, यानी किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 62 है, 62 है। इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है, 74 है, तथा अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। 18 है, आपका 16 है, सी में आपका 10 है और डी ऑप्शन आपका 20 है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। क्या, यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी आ जाएगी, जिन्होंने 10 किया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। तो 155 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 5 क्वेश्चन वो शेष रहे हैं। 156, सूची फर्स्ट में दिए गए राजस्थानी आभूषणों का मिलान सूची सेकंड में शरीर के अंगों के साथ आपको करना है, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं। सूची फर्स्ट में आपके राजस्थानी आभूषण है और सूची सेकंड में शरीर के अंग है। तो किस शरीर के अंग में कौन से आभूषण पहने जाते हैं तो वो देखते हैं। तो 156 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मैच करते हैं। तो बात करें तो छिलकड़ी आपके कान में पहनी जाती है। फिर बात करते हैं तो नरमुख आपका हाथ में पहना जाता है।
और फिर खड़वास है वो पाँव में पहना जाता है, और मूंदड़ी, जो मूंदड़ी होती है, रिंग होती है जिसको रिंग कहते हैं, वो आपकी अंगुलियों में पहनी जाती है। नेक्स्ट बात करें 157। राजस्थान में श्री मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर कहाँ पे है। जैसा कि इसमें जिनकी अच्छी जीके की तैयारी नहीं है तो डायरेक्ट करणी माता का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बीकानेर देशनों के बारे में बात करते हैं। लेकिन मनसा पूर्णा करणी माता का एक मंदिर आपका उदयपुर में स्थित है, जहाँ पे रोपवे भी बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है, तो वहाँ पे दूध तलाई झील, कौन सी है? दूध तलाई झील स्थित है। कौन सी फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी दूध तलाई झील स्थित है। कहाँ पे? मनसा माता, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर के पास में दूध तलाई झील स्थित है। फिर बात करते हैं आपके 3 क्वेश्चन शेष रहे हैं। 158 को देखते हैं यहाँ पे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा मेला सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, पशु मेला है। ठीक है, ऑप्शन इसमें बीकानेर ऊंट मेला है तो ये भी नहीं होगा आपका, पुष्कर मेला भी नहीं होगा, फिर आपका नागौर मेला भी नहीं होगा। सबसे बड़ा पशु मेला, दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है फ्रेंड्स, वो सोनपुर है। कहाँ पे? सोनपुर में, सोनपुर बिहार में। तो ये आपका सोनपुर है, वो बिहार में पड़ता है। तो सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 2 क्वेश्चन और बाकी आपके। 159 159 है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए कला स्वरूप का मिलान कॉलम बी में दिए गए क्षेत्र से करना है। कॉलम ए में कला स्वरूप है और कॉलम बी में आपके क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र है उनको देखते हैं। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। तो ए के बारे में बात करें तो ब्लू पोट्री आपका कृपाल सिंह शेखावत यानी जयपुर से संबंधित है। फिर बात करते हैं तो आपका जो थेवा कला है, थेवा कला कांच पर स्वर्णकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। और इसके अलावा जो आपका फट चित्रकारी है वो भीलवाड़े से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलवाड़े से है। और लघु चित्रकारी यानी बनी ठनी शैली ये आपकी किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। किससे फ्रेंड्स? किशनगढ़ अजमेर से बनी ठनी चित्रकारी संबंधित है। ठीक है, ये मैच खा चुके हैं। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 160 यानी आपके 160 क्वेश्चनों का पेपर था। यानी सबसे तेज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन इसमें आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अल्ट्रा प्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, पीडीए है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? यानी सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग में किए जाते हैं वो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स इसमें आपका आपका एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपको 28वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको बीच में पहले छोड़ दिया था, अब इसको देख लेते हैं। यानी इसको कंप्लीट करने के बाद में आपके 160 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं पहले। तो अब यहाँ पे नृत्य, यहाँ पे सूची फर्स्ट में लोक नृत्य दे रखे हैं, और सूची सेकंड में आपका प्रदर्शक या अवसर किस, कौन कौन प्रदर्शक है और किस अवसर पर किए जाते हैं लोक नृत्य और प्रदर्शक। ठीक है, तो घूमर के बारे में पहले बात, यहाँ पे अग्नि नृत्य के बारे में बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य आपके जस्य नातियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो जसनाती पंथ के व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और फिर बात करते हैं घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य अधिकतर विवाह समारोह पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, विवाह समारोह प्रदर्शित किया जाता है। और जब गौरी नृत्य है वो भिल जनजातियों द्वारा प्रदर्शित होता है। और गैर नृत्य अधिकतर होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपके जो वीडियो भर्ती परीक्षा यानी ग्राम विकास अधिकारी 2000 भर्ती परीक्षा का आयोजन आपका 2 नवंबर 2025 को किया गया है, उसकी जो आंसर की है यानी पेपर का सॉल्यूशन
इस चैनल के माध्यम से यानी वामिका अकेडमी के माध्यम से आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में करवाया गया है और इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लिया गया है। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन आप इस वीडियो को देख के आपको अन्य वीडियो या अन्य यूट्यूब चैनल पर अन्य या अन्य कोचिंग्स के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी साथी हैं जो वीडियो की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं उनको आंसर की मैच करनी है तो आप इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको किसी प्रकार की क्वेरी जो क्वेश्चन में आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वो साथ में जितने भी आपके मार्क्स आपको नेगेटिव काटने के बाद में आपके जितने भी मार्क्स आपको सिक्योर हो रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ है 2021 में कितनी गई थी, कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, प्रत्येक कैटेगरी की उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। और क्योंकि 2021 में आपका सीटी नहीं था तो उसमें प्री और मेंस एग्जाम कंडक्ट होता था, और अब की बार जो आपका 2021 में वैकेंसी आई थी आपकी अब 2025 में आई है, तो 2025 में आपका सीटी के बेसिस पे 2025 वाली भर्ती है उसमें सीटी बेसिस पर फॉर्म फिलअप किए गए और साथ में आपका एक ही परीक्षा का आयोजन किया गया है और साथ में एक ही पेपर का आयोजन किया गया है। तो इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो प्री डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना जाएगा और साथ में फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो तमाम बिंदुओं के बारे में आप जब भी बात करेंगे आप मुझे आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो कमेंट करके बताना। थैंक यू।